जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम आगे की क्लासों में कंटिन्यू करते हैं। पहली क्लास हमने हिस्ट्री की ली थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको इतिहास या हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। कुछ उसका थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद में हमने शुरुआत की थी कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किसने किया था। हमने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा था। इन्होंने किस प्रकार से इस्लाम धर्म का प्रचार किया है हमारे भारत में। मध्यकालीन भारत की हमने शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने भारत के इतिहास में सबसे पहले मध्यकालीन भारत की शुरुआत की और उसमें हमने पढ़ा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस्लाम धर्म को बढ़ाया है, इस्लाम का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। उसके बाद में हमने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके पुत्री और दामाद का नाम क्या था, इनकी मृत्यु के बाद में इस्लाम धर्म को किन समुदायों में बांट दिया गया था, इनके शिष्य कौन हुए, उत्तराधिकारी यानी कि खलीफा कौन हुए। ये सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भारत पर सबसे पहले किन मुसलमानों ने आक्रमण किया था। तो वो आक्रमण जो किया था वो अरबों के द्वारा हुआ था और सबसे पहला आक्रमण करने वाला अरब क्रांतिकारी था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था। तो वो अल हज्जाज का सेनापति था। बगदाद के खलीफा हुआ करते थे उमैया खलीफा, उन्हीं का उत्तराधिकारी हुआ करता था अल हज्जाज और उसी का सेनापति था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया था तो इसने किन किन चीजों की शुरुआत की थी। इसने खजूर की खेती की शुरुआत की थी, इसने सोने के सिक्के चलवाए थे, इसने जजिया कर की शुरुआत की थी, इसने मानचित्रावली प्रणाली की शुरुआत की थी, इसने दो प्रसिद्ध पुस्तकों चरक संहिता और पंचतंत्र को अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था और इसके साथ ही ये अरबी घोड़े भी लेकर आया था हमारे भारत में। तो इतनी सारी चीजों के बारे में, इसने ऊंट पालन की भी शुरुआत की थी। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि इसमें अरबी आक्रमणों में या मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भारत पर अरबों के बाद किसका आक्रमण हुआ था। तो अरबों के बाद आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी जो कि अफगानिस्तान से आया हुआ था। अफगानिस्तान में एक वंश चलता था गजनी, और गजनी वंश का शासक हुआ करता था अलप्तगीन। अलप्तगीन का ही एक गुलाम हुआ करता था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का ही बेटा था कौन? तो वो था महमूद गजनवी। आपसे पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किया था। तो इसने केवल लूटपाट के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। इसके साथ में इसने अपने पिता की हत्या के बदले के लिए भी कसम खाई थी कि मैं हर साल भारत पर आक्रमण करूंगा। इसलिए भी ये भारत पर बार बार आक्रमण करता था। इस तरीके से इसने 16 बार भारत पर आक्रमण किए थे। मोहम्मद गोरी जो था एक तुर्क आक्रमणकारी था। तो भारत पर इस्लाम से या मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाता है तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुसलमान या पहले मुसलमान कौन थे? तो वो अरबी मुसलमान थे। दूसरे मुसलमान कौन थे? तो वो तुर्की मुसलमान थे। ठीक है। और उन तुर्कों में भी जो सबसे पहला आक्रमणकारी था वो था सुबुक्तगीन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला सफल तुर्क आक्रमणकारी का कौन था, तो वो था कौन? महमूद गजनवी। ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने कई बार लूटपाट के उद्देश्यों से ज्यादातर जो है वो मंदिरों को ही लूटा था। इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कि हरियाणा में स्थित है, नगरकोट मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उज्जैन और मथुरा के भी कई सारे मंदिरों को इसने लूटा था। आगे हम बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी जो था ये भी एक तुर्क आक्रमणकारी था और इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के हिसाब से भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी केवल लूट के उद्देश्य से आया था भारत में, लेकिन मोहम्मद गौरी जो था वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भारत आया था। क्योंकि भारत जो है शुरू से ही सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश था, इसीलिए बहुत सारे विदेशियों की, बहुत सारे मुगलों की, बहुत सारे मुसलमानों की इस पर नजर थी कि हम पूरे भारत पर अपना कब्जा कर ले। तो इसीलिए अगला जो तुर्क आक्रमणकारी आया था वो कौन था? वो था मोहम्मद गौरी। ठीक है। अगला जो तुर्क आक्रमणकारी था दूसरे नंबर पे था वो कौन था? तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी किस समय पर आया था भारत में आक्रमण करने? तो ये 1775 से लेकर 1775 से लेकर 1206 ईस्वी तक इसने भारत पर शासन किया था। 1775 से लेकर इसने 1206 ईस्वी तक भारत पर अपना अधिकार बनाकर रखा। इसने बहुत सारे आक्रमण किए, बहुत सारी चीजों को लूटा, बहुत सारे राज्यों को लूटकर इसने अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो किन किन राज्यों पर, किन किन लोगों पर इसने आक्रमण किया था, वो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनवी जो था ये केवल लूटपाट के उद्देश्य से आया था, लेकिन मोहम्मद गौरी जो था वो अपने साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य से भारत में आया था, और ये एक शंसबानी शासक था। ठीक है, तुर्क का एक शंसबानी शासक था। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसने सबसे पहले शंसबानी शासक में ही एक वंश था जिसको कहा जाता है गौर वंश, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? मोहम्मद गौरी। इसीलिए ये कहलाया मोहम्मद गौरी। गौर वंश का शासक था ये, इसीलिए ये गौरी, मोहम्मद गौरी कहलाया था। ठीक है, अब इसने सबसे पहले आक्रमण जो किया था वो किसके ऊपर किया था? तो वो जो किया था करमाथी जाति के मुसलमानों पर किया था। कब किया था? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसने 1775 ईस्वी में 1775 ईस्वी में करमाथी जाति के मुसलमानों पर आक्रमण किया था, मुल्तान पर। ठीक है, करमाथी मुल्तान पर आक्रमण किया था इसने सबसे पहले 1775 ईस्वी में। इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान पर आक्रमण किया। और मुल्तान जो है, यहाँ पर कौन निवास करते थे? तो यहाँ पर करमाथी जाति के मुसलमान रहा करते थे। करमाथी जाति के मुसलमानों पर। ठीक है, इसने अपना सबसे पहला आक्रमण जो किया था वो किया था मुल्तान पर किया था 1775 ईस्वी में, जहां पर कौन निवास करता था? जहां पर करमाथी जाति के मुसलमान निवास करते थे, करमाथी जाति के मुसलमानों पर। ठीक है, मुल्तान जो है अब पाकिस्तान का भाग है, पहले ये भारत के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, इसके बाद इसने 1778 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। 1778 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण किया, और इसने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात का जो शासक था वो था भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय, जिसे मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। इसने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात में उस समय शासक था भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। ठीक है, उसके बाद 1778 ईस्वी में ही इसने भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। कहां पर? माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में ही इसने भीम द्वितीय पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। ठीक है, 1778 में ही 1778 में ही इसने भीम द्वितीय या जिसको कहा जाता है मूलराज द्वितीय पर माउंट आबू में आक्रमण किया। माउंट आबू पर आक्रमण किया। अब माउंट आबू जो है वो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, माउंट आबू के दिलवाड़ा। ठीक है, माउंट आबू क्यों प्रसिद्ध है? तो यह लिख लेना, माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है इतिहास से संबंधित कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर मतलब माउंट आबू में ही आक्रमण किया था किसके ऊपर, भीम द्वितीय के ऊपर। किसके द्वारा, तो वो आक्रमण किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया था मूलराज द्वितीय के द्वारा और उसे अपना गुलाम बना लिया गया था। लेकिन मूलराज द्वितीय की माता जी के कहने पर ही मूलराज द्वितीय यानी कि भीम द्वितीय ने उसे छोड़ दिया था। जब छोड़ दिया तो भी ये चुप नहीं बैठा और ये कहाँ चला गया, इसने आक्रमण किए कहाँ पर, इसने उत्तरी भारत पर आक्रमण किए थे। कब किए थे, 1779 में ईस्वी में इसने उत्तरी भारत के उत्तरी भारत के कुछ राज्यों पर आक्रमण किए। किन राज्यों पर किए, तो इसने सिंध और कश्मीर पर अपना अधिकार किया। ठीक है, 1769 ईस्वी में इसने उत्तरी भारत सिंध और कश्मीर पर आक्रमण कर उन पर आक्रमण कर उन पर अपना अधिकार बनाया, उन पर अपना अधिकार किया। ठीक है, सबसे पहले इसने 1775 ईस्वी में ही इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। और उस समय मुल्तान में कौन रहते थे, तो करमाती जाति के मुसलमान रहते थे। मुल्तान जो है पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, अब यह पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके बाद इसने 1778 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। और गुजरात का शासक कौन था उस समय, भीम द्वितीय, जिसे मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। और इसने मूलराज द्वितीय पर 1778 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी ने माउंट आबू में मोहम्मद गौरी को भीमराज द्वितीय ने माउंट आबू में इसको पराजित कर दिया था। पराजित करके मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन अपनी मां के कहने पर इसे वापस छोड़ भी दिया था, रिहा कर दिया गया था। उसके बाद में माउंट आबू जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद उसने 1779 ईस्वी में उत्तरी भारत के ही कुछ राज्य सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उन्हें कहाँ मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद इसने आक्रमण किया कहाँ पर, अजमेर, दिल्ली और सांभर पर। ठीक है, इसने आगे भी कुछ आक्रमण किए, कहाँ कहाँ किए, इसने दिल्ली, अजमेर और सांभर पर आक्रमण किए। ठीक है, सांभर पर आक्रमण किए। ठीक है, उस समय इन राज्यों की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी, अजमेर थी। और यहाँ पर कौन सा वंश चलता था, चौहान वंश चलता था। ठीक है, और चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी अजमेर। चौहान वंश का ही एक सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान, जिसका अन्य नाम था राय पिथौरा। ठीक है, राय पिथौरा भी कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। और इन्हीं के दरबार में एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई, जिन्होंने ही पृथ्वीराज रासो नामक उपन्यास लिखा हुआ है, सॉरी महाकाव्य लिखा है। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की है किसने, चंद्रबरदाई ने। ठीक है, तो जो मोहम्मद गौरी था इसने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था, मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद इसने गुजरात में आक्रमण किया और गुजरात के शासक को ललकारा कि आइए मुझसे युद्ध कीजिए। तो जब ये इन्होंने युद्ध करने के लिए गए कहाँ पर, माउंट आबू पर, तो यहाँ पर भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। उसके बाद में अपना गुलाम बना लिया और उनकी मां के कहने पर उन्हें छोड़ भी दिया। उसके बाद में
59 ईस्वी में इसने उत्तरी भारत के सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया और उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद में आगे इसने आक्रमण किए दिल्ली, अजमेर और सांभर पर। दिल्ली, अजमेर और सांभर में चौहान वंश चलता था और चौहान वंश की राजधानी हुआ करती थी अजमेर, और इसके सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट जो रहेगा आपका वो है कि कौन सा वंश चलता था, या दिल्ली, सांभर और अजमेर में कौन सा वंश चलता था? तो चौहान वंश चलता था, और चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने पृथ्वीराज रासो में बताया है चंद्रबरदाई ने कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 16 बार आक्रमण किए थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है कि ये केवल 2 बार ही आमने सामने हुए थे, और वो कब हुए थे? तो ये हुए थे तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, और तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी में ही ये आमने सामने हुए थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है चंद्रबरदाई के द्वारा रचित, उसमें बताया गया है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 16 बार आक्रमण किए और हर बार यह पराजित हो जाता था, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगकर चला जाता था। लेकिन जब 17वीं बार आक्रमण हुआ तब इसने जयचंद के साथ हाथ मिला लिया था। जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका नाम पता है, उनका नाम पता होगा शायद बहुत सारे लोगों को, सीरियल देखते ही होंगे। क्या नाम था उनका? संयोगिता के पिता का नाम था जयचंद, जो कि कन्नौज के राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने उस समय 17वीं बार जब आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर, तब मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया था जयचंद ने, इसीलिए इस युद्ध में हारे गए थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान को ही बंदी बना लिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान और इनके जो प्रसिद्ध लेखक थे, इन दोनों को ही बंदी बना लिया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। और इन्हीं के बीच में एक गेम खेला था, इन्होंने खेल खेला था, जिसको चंद्रबरदाई के सामने एक शर्त रखी गई थी और उन्हें कहा गया था कि आपको कुछ राग विलाप करना है, मतलब राग गाना है। तो उसी के आधार पर एक प्रतियोगिता रखी गई थी, और उस प्रतियोगिता में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को बाण मार दिया था। ठीक है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है कि जब 17वीं बार उसने आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तब इस युद्ध में ही मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी। कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इनके बीच में शब्द बाण भेदी प्रतियोगिता हुई थी चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और इसी प्रतियोगिता में दोनों की मृत्यु हो गई थी एक दूसरे के द्वारा। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि 1191 में क्या हुआ था? 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। ग्यारह सौ इक्यानवे में ही तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, 1191 में ही तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन जो है, तराइन हरियाणा के करनाल जिले में ही एक जगह का नाम है तरावड़ी। ठीक है, हरियाणा के करनाल जिले में ही एक जगह का नाम होता है तरावड़ी, और तरावड़ी में ये युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए इसको कहा जाता है तराइन का युद्ध। कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और वो वापस चला गया था माफी मांगकर। लेकिन दूसरा जो युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध, वो कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था, में ही तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया, या दूसरा युद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में ही तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में फिर से इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में भी
फिर से मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और उस पर उसने पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग ली गई थी। लेकिन बार बार ये इस तरीके से आक्रमण करता रहता था, तो पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान इससे बोर हो चुके थे। ठीक है, तो उनका मन जो लग गया था वो लग गया था कहाँ पर? कन्नौज की रानी संयोगिता पर। कन्नौज की राजकुमारी हुआ करती थी, रानी नहीं, सॉरी गलती हो गई है, कन्नौज की राजकुमारी हुआ करती थी संयोगिता, जो कि जयचंद, राजा जयचंद की पुत्री थी। बहुत ही सुंदर थी ये राजकुमारी। तो इन्हीं किस वंश के थे जयचंद? गढ़वाल। कन्नौज में एक वंश चलता था, ठीक है, कन्नौज में एक वंश चलता था, गढ़वाल वंश। और गढ़वाल वंश के राजा थे कौन? जयचंद। और जयचंद की ही पुत्री थी कौन? संयोगिता। और संयोगिता से ही प्रेम हो गया था किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो उनका जो मस्तिष्क था, उनका दिमाग जो था, वो मोहम्मद गौरी से हटकर कहाँ चला गया था? संयोगिता के बीच। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इसी संयोगिता से विवाह करना चाहते थे, लेकिन जयचंद को पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं थे, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे पृथ्वीराज चौहान को। इसीलिए आक्रोश में आकर उन्होंने एक स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन उस स्वयंवर में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। बाकी सभी राजाओं को बुलाया गया, राजकुमारों को बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इसमें नहीं बुलाया गया। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान गुस्सा होकर उस स्वयंवर में आए और संयोगिता को उठाकर अपने साथ लेकर चले गए थे। तो इस बात से गुस्सा हो गए कौन? जयचंद, कि मेरी बेटी को ऐसे क्यों उठा कर ले गया। तो इसीलिए गुस्से में आकर उन्होंने किसका साथ दे दिया था? मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया था। मोहम्मद गौरी का साथ देने के कारण ही पृथ्वीराज चौहान जो है अगले युद्ध में पराजित हुए थे और उनको बंदी बना लिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, तो अगला जो युद्ध हुआ 1193 में, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को 1193 ईस्वी में इसने क्या किया? 1193 में इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1193 में इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और 1192 में ही 1192 में ही इसने अपने गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में कुटिया थी, वहां पर एक उनके साथ में आए थे एक सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने ही भारत में स्थापना की थी किसकी? सूफी मत की। तो सूफी मत की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने और अपनी कुटिया बना ली थी अजमेर में, वहीं रहने लगे थे। और इनकी मृत्यु भी कहाँ हो गई थी? अजमेर में ही हो गई थी। तो अजमेर में ही दरगाह बनी हुई है इनकी, जिनको कहा जाता है अजमेर शरीफ की दरगाह। ये किसकी बनी हुई है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर बनाई गई है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जब 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध लड़ा गया था, दूसरा युद्ध, तब इस युद्ध में देखो, पहले युद्ध में क्या हुआ था? जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में ये क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। और पराजित होने पर ही, मतलब जो पहला युद्ध है वो इतना जाना नहीं जाता है, जो फेमस है वो कौन सा है? तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा जो युद्ध है वो सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान थे वो क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। इसीलिए ये वाला युद्ध सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद में इस युद्ध में इनको पराजित करने के बाद में ही इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, किसने? मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली को। और इन्हीं के साथ में आए थे एक सूफी संत जिनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था उनका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इनके साथ में ही 1192 में कौन आए थे? ईस्वी में गुरु आए थे इनके, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन
चिश्ती, जो इनके साथ आए थे और कहाँ रहने लगे थे, ये अजमेर में रहने लगे थे। इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी, रहने लगे, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु हुई थी इनकी अजमेर में ही। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, अजमेर में ही। इसीलिए अजमेर में स्थित है अजमेर शरीफ दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह। पूछा जाता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह किसकी कब्र पर बनी हुई है, तो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर बनी है। ठीक है, किसकी कब्र पर है, मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर बनी हुई है अजमेर शरीफ की दरगाह। ये एक सूफी संत थे। कौन थे ये एक सूफी संत थे। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, तो ये मोहम्मद गौरी के साथ आए हुए उनके एक गुरु थे, और जो कि एक सूफी संत थे, और इनकी कुटिया बनी हुई थी कहाँ पर, अजमेर में ही। इसीलिए अजमेर में ही इनकी दरगाह प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाने वाले कौन थे। लक्ष्मी की आकृति के सिक्के, लक्ष्मी की आकृति के सिक्के जो हैं वो किसने चलाए थे, आकृति के सिक्के वो भी चलाने वाले कौन थे, मोहम्मद गौरी ही था। चलाने वाला मोहम्मद गौरी ही था। देखो, सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो सोने के सिक्के चलवाए थे मध्यकालीन भारत में, वो था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाने वाले कौन थे, तो लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाने वाला था कौन, मोहम्मद गौरी। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने ही 1194 ईस्वी में लड़ा चंदावर का युद्ध, जो किसके बीच हुआ था, 1194 ईस्वी में ही। 1194 ईस्वी में ही चंदावर का युद्ध लड़ा गया। जो किसके बीच हुआ, ये युद्ध हुआ था किसके बीच में, दो लोगों के बीच में। एक था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, और दूसरा जो था वो था जयचंद, राजा जयचंद। कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ चंदावर का, राजा जयचंद। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया, पराजित किया पराजित किया गया किसको, राजा जयचंद को पराजित किया गया। ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित किया और कन्नौज को मिला लिया अपने अपने साम्राज्य में। ठीक है, जयचंद को उसने पराजित किया। चंदावर के युद्ध में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो इस युद्ध में मुख्य भूमिका जो निभाई थी, वो मुख्य भूमिका निभाई थी, मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे, पहले जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका सबसे पसंदीदा गुलाम था। और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी कौन बनने वाला है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदावर के युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मतलब चंदावर का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को जीतने में अहम भूमिका किसकी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। इसीलिए इसने इसको खुश होकर दो चीजों का निर्माण करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन को खुश करने के लिए, जब चंदावर के युद्ध के बाद में ही ऐबक ने अहम भूमिका निभाई, इसके लिए सेनापति बना दिया गया था किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये पहले गुलाम था, बाद में इसको सेनापति बनाया गया। और मोहम्मद गौरी जो था वो वापस कहाँ चला गया, गजनी वापस चला गया। 1194 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जो कि मुस्लिम धर्म की शुरुआत के लिए थे। ठीक है, पहला जो था, इसने दो इमारतों का या दो मस्जिदों का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही
2 मस्जिदों का निर्माण करवाया? पहला जो था वो था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और दूसरा जो था वो था 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। जब चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर युद्ध को जीतने की खुशी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। पहला जो था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, और जो कहाँ स्थित है, जो दिल्ली में स्थित है। और दूसरा जो है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में स्थित है। तो इन दोनों चीजों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। अब ऐबक के यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के भी एक गुरु हुआ करते थे, और गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का जो नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी था। ठीक है, इनके गुरु जो हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, ये इनके गुरु हुआ करते थे। और अपने गुरु की ही नाम के ऊपर इसने कुतुब मीनार का निर्माण नींव रखी थी। कब? 1199 ईस्वी में। ठीक है, अपने गुरु के ही प्रेम में, अपने गुरु के ही लिए, ये भी कौन थे? ये भी एक सूफी संत थे। ठीक है, ये भी कौन थे? एक सूफी संत थे। और अपने गुरु की ही याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कब? इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार की नींव जो रखी गई थी वो 1199 ईस्वी में रखी गई थी। लेकिन निर्माण पूरा किसने करवाया था? निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। निर्माण पूरा किसने करवाया था? वो करवाया था इल्तुतमिश ने। कब करवाया था? इल्तुतमिश। निर्माण पूरा करवाया गया 1229 ईस्वी में। ठीक है, 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसके बाद में ही कुछ अन्य गुलाम भी थे मोहम्मद गोरी के। तो वो अन्य गुलाम कौन कौन से थे वो आप नोट कर लीजिएगा। जो मुख्य गुलाम था वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो मुख्य गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा भी कुछ गुलाम थे। दूसरे नंबर पे जो गुलाम था वो था इनका यल्दोस। तीसरा जो गुलाम था वो था कुबाचा। और चौथा जो गुलाम था वो था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ही वो इंसान है जिसने किसको नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को 1204 से 5 ईस्वी में नष्ट करवाने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी ही था। बख्तियार खिलजी, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है तो वह है तक्षशिला। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? इसने नालंदा विश्वविद्यालय, इसने 1204 से 1205 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय ये वर्तमान भारत का क्या है? वर्तमान भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय।
नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय जो है वर्तमान भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। लेकिन प्राचीन भारत का अगर आपसे प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पूछे तो प्राचीन भारत का कौन सा है? तक्षशिला। प्राचीन भारत का क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। 16 महाजनपदों में जो गांधार की राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी? तक्षशिला। और तक्षशिला में ही विश्वविद्यालय था जो कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। लेकिन अगर वर्तमान भारत की बात की जाती है तो वर्तमान भारत का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 413 ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 413 ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 413 ईस्वी में। इसके बाद में बौद्ध शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय ही था। ठीक है, इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय का अन्य नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्ध। क्या कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्धा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्धा। ये बौद्ध शिक्षाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। 2016 में ही इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 2014 में इसे ये बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो 2014 ईस्वी नहीं 2014 में इसे फिर से खोला गया। 2014 में इसे विदेश मंत्रालय के द्वारा फिर से खोला गया। नालंदा विश्वविद्यालय को 2014 में विदेश मंत्रालय द्वारा फिर से खोला गया और 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ठीक है, 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ठीक है, 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा इसे, या ऐसा भी बोल सकते हैं, यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसके बाद में मोहम्मद गौरी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को सेनापति बनाकर वापस कहाँ चला गया था? गजनी लौट गया था। अब जो कुतुब मीनार थी, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी थी? 73 मीटर ऊंची थी। ठीक है, 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया था और इसकी मरम्मत करवाई गई थी 2 बार। पहली बार जो करवाई गई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1369 ईस्वी में इसकी मरम्मत करवाई गई थी। और दूसरी बार जो मरम्मत करवाई गई थी 1490 से 1517 के बीच में करवाई गई थी, जो कि लोधी के द्वारा, ठीक है, सिकंदर लोधी के द्वारा करवाई गई थी। इसके बाद में जब
मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट गया था, तो कुछ फिर से हिंदुस्तान आया। लगभग 1 साल तक वो हिंदुस्तान में ही रहा, और जब अगले साल फिर से 2005 1205 में ये हिंदुस्तान वापस लौट आया था। 1205 से 1206 तक ये वापस कहाँ पर रहा, हिंदुस्तान में ही रहा। लेकिन जब ये लौट रहा था तभी उसके साथ में इल्तुतमिश जा रहा था, तो रास्ते में सिंध और कश्मीर में खूकरों के साथ इसका युद्ध हो गया, और युद्ध में ये बुरी तरीके से घायल हो गया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने इसकी जान तो बचा ली थी, लेकिन ये इतना बुरी तरीके से घायल था, तो ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया और इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसने अपना उत्तराधिकारी अपने ही 4 गुलामों को बनाया था, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी बनाया, कुबाचा को यल्दौस को इसने गजनी का साम्राज्य दिया, कुबाचा को इसने काबुल और कंधार का साम्राज्य दिया, और बख्तियार खिलजी को इसने कुछ नहीं दिया था। बख्तियार खिलजी जो था वो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में ही उसका कुछ हो गया था। इसके बाद में शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाले हैं इसके बाद में हम, तो दिल्ली सल्तनत जो है वो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासकर अभी MPPSC की एग्जाम आ रही है उसके लिए भी मोस्ट टाइम भी टॉपिक्स हैं, तो कृपया करके आप इन वीडियोस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें देखें, इन्हें पढ़ें अच्छे से, और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं ताकि आपकी हर एग्जाम क्लियर हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।